वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लासेस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। साहित्य के संबंध में जो अध्ययन के ऊपर एक ऐसे है जिसके लेखक है लेफकार्डो हैंस। लेखक ने हमें अब तक क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो लेखक ने यहाँ पर बताई थी कि इस संसार में बहुत ही कम लोग होते हैं जो पढ़ना जानते हैं। लेखक का अभिप्राय सीधा पढ़ने से ये है कि एक एक्सट्रैक्ट को केवल रीडिंग मार लेना वो वास्तव में रीडिंग नहीं होगी जब तक हम उसके तात्पर्य, उसके अभिप्राय, उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसके प्रोसेस को क्लियरली समझ नहीं सकते तब तक वो हम उसे एक्चुअल में रीडिंग नहीं कह सकते। दूसरी बात यहाँ पर उसने बताई थी, डिफरेंस दिया था एक क्रिटिक और एक कॉमन पर्सन के बीच में, कि एक जो क्रिटिक होता है, एक समालोचक जो होता है, वो एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ता है, उसके बारे में विश्लेषण करता है और फिर अपना खुद का ओपिनियन वो रख पाता है। जबकि एक जो कॉमन पर्सन होता है उसे पता नहीं होता पढ़ा कैसे जाता है और वो इसके बाद में अपना खुद का जो ओपिनियन है वो नहीं रख पाता। इसके बाद लेखक ने हमें यहाँ बताया था कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम फिलोसॉफी को पढ़ते हैं, जब हम साइंस को पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि हम पूरे ध्यान के साथ में पढ़ते हैं, उसकी पूरी मीनिंग्स को पढ़ते हैं, उसके पूरे तात्पर्य को देखते हैं और धीरे धीरे उसको सोचते हुए पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही बात आ जाती है किसी भी पोइम की तो हम उसे केवल अम्यूजमेंट के तौर पर पढ़ने लग जाते हैं, केवल मनोरंजन के तौर पर हम पढ़ने लग जाते हैं। और लेखक कहता है कि यहाँ अम्यूजमेंट और जो स्टडी है वो दो अलग अलग बातें होती है। आप जब मनोरंजन करते हो और उसके साथ साथ जो स्टडी करते हो तो वो दो अलग अलग बातें, मनोरंजन के साथ साथ स्टडी कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि अम्यूजमेंट और जो स्टडी है दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए अम्यूजमेंट के साथ स्टडी कभी भी संभव नहीं है। तो ऐसा देखा गया है कि जब हम फिलोसॉफी पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं तो पूरे ध्यान के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है एक लिटरेचर की बात आती है, एक पोइम की जब बात आती है तो हम उसको मनोरंजन के तौर पर लेते हैं। क्या एक पढ़ने वाली जो किताब होती है उसको हमें मनोरंजन के तौर पर लेना चाहिए? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जितना इम्पोर्टेंस हिस्ट्री का होता है, फिलोसॉफी का होता है, साइंस का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस एक लिटरेचर की किताब का होता है, एक पोइम का होता है, एक रोमांस वाली बुक का होता है, एक जो फिक्शन किताब होती है उसका भी उतना ही महत्व होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों का जो महत्व है, दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग है। एक जो लिटरेचर की किताब जो होती है उसका भी साइंटिफिक फैक्ट होता है, साइंटिफिक बुक वो भी होती है क्योंकि वो भी विद्वानों के द्वारा ही लिखी गई है। दोनों की जो बातें हैं, दोनों की जो महत्व है अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है। तो यहाँ पर लेखक जो एक साफ तौर पर स्पष्ट कर देते हैं कि जितना महत्व साइंस की किताबों को दिया जाता है, जितना महत्व फिलोसॉफी, हिस्ट्री को दिया जाता है, जितने गौर से हम उनको पढ़ते हैं उतना ही गौर से हमें जो लिटरेचर की बुक्स है उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी साइंटिफिक वर्क्स है, यानी कि विद्वानों के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मनोरंजन के लिए, यानी कि यूँ कहे कि जो हाफ एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, यानी कि आधे जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो केवल मनोरंजन के तौर पर किताबों को पढ़ते हैं और उसमें इनकी गलती नहीं है क्योंकि वो जानते ही इतना है। लेकिन जो व्यक्ति युवा व्यक्ति है और उसने यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ले रखी है और उसने अपने आप को डिसिप्लिन में लागू कर लिया है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी किताबों को मनोरंजन के तौर पर नहीं पढ़ेगा, वो कभी भी अपनी किताबों को मनोरंजन के तौर पर नहीं लेगा और हमेशा ऐसी किताबों को ही लेगा जिससे उसको ज्ञान बढ़ने वाली बातें होंगी। जब तक उसको ज्ञान से बढ़ने वाली चीज़ें उसके सामने नहीं होती तो उन किताबों को फेंक देगा। जबकि यहाँ पर जो लेखक है वो साफ कहता है कि जो व्यक्ति मनोरंजन के लिए अपनी किताबों को पढ़ता है तो वो नारकोटिक के बराबर है। नारकोटिक का मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक नशेड़ी जैसा व्यक्ति होता है, बिल्कुल उसी तरह जो एक वाइन ड्रिंकिंग करता है या अफीम का सेवन करता है। और इस प्रकार से वो समाज की जो उच्च क्षमताएं होती हैं उसके लिए बिना काम लिए ही वो ख़त्म होने लग जाती है। उसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट यहाँ से, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज़ वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। अब देखिए यहाँ के बाद में क्या कुछ होने वाला है। लेखक हमारा इस पैराग्राफ के माध्यम से बताएगा कि एक जो महान बुक होती है, एक ग्रेट बुक, उसकी किस प्रकार से हम टेस्ट ले सकते हैं, या हम यूँ कहें हिंदी में कि हम एक महान किताब किसको माने, उसकी परीक्षा किस प्रकार से ले, इस चीज़ को इस पैराग्राफ में समझाया गया है। तो देखते हैं।
द टेक्स्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज़ वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस, कि एक जो महान किताब होती है उसकी परीक्षा कैसे ली जाए, यही है कि वी वांट टू रीड इट ओनली वंस, या तो हम उसे केवल एक बार पढ़ना चाहेंगे या फिर एक से ज़्यादा। बस इस चीज़ से अपने आप अंतर हो जाएगा कि महान किताब कौन सी है। महान किताब की जो परीक्षा है वो इसी से स्पष्ट हो जाती है कि जिस किताब को हम या तो एक बार पढ़ना चाहेंगे या फिर एक से ज़्यादा। यदि किसी किताब को हम एक बार ही पढ़ते तो वो महान किताब नहीं है, और जिसको हम एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहेंगे वो अपने आप ही कैसी आ जाएगी, ए ग्रेट बुक। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम even more than we wanted to read it for the first time, and every addition time that we read it we find new meanings and new beauty in it। अब देखिए और क्या कहता है, और जो एक वास्तव में ग्रेट बुक होती है, जो एक वास्तव में जो महान किताब होती है, उसे हम दूसरी बार और अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम इवन मोर, हम उसे और दूसरी बार भी अच्छे से पढ़ना चाहेंगे देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब हमने उसको पहली बार पढ़ा उसके भी बजाय। यानी कि जो एक महान किताब, वास्तव में महान किताब जो होती है ना, उसे हम दूसरी बार और अच्छे से पढ़ना पसंद करते हैं। हमने हालांकि उस किताब को पहली बार पढ़ा है, उससे भी ज़्यादा हम उसको पढ़ना पसंद करेंगे। और जब एवरी एडिशनल टाइम, और इसके बाद में भी यदि हम उसे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वी फाइंड न्यू मीनिंग्स, हमको उसमें नई नई मीनिंग्स निकलती आएंगी, न्यू ब्यूटीज इन इट, और इसमें हमें एक जो नई सौंदर्यता है उसका भी अनुभव होने लग जाता है। यानी कि जो महान किताब होती है उसको हम जितनी ज़्यादा बार पढ़ते हैं, जितनी बार ज़्यादा बार उसको देखते हैं, तो उसके अंदर न्यू मीनिंग्स हमको देखने को मिलेगी, उसका नया जो सौंदर्य है वो उसको हमको देखने को मिलता है। ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज़ प्रोबेबली नॉट वर्थ मच। अब देखिए, एक किताब जिसे एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है या फिर गुड टेस्ट यानी कि एक अच्छी रुचि वाला जो व्यक्ति होता है, डज नॉट केयर टू रीड मोर, उसे दोबारा से पढ़ना नहीं चाहता, एक बार से ज़्यादा, देन वंस एक बार से ज़्यादा, इज़ प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, इसका मतलब वो शायद जो किताब है वो इसकी उपयोगिता इतनी नहीं है, यानी कि वो महान किताब कहलाने के लायक नहीं है। क्या कहना चाहता है इसके लाइन में, कि एक ऐसी किताब जिसे एक शिक्षित और एक अच्छी रुचि वाला जो व्यक्ति होता है वो एक बार से ज़्यादा उस किताब को दोबारा पढ़ना नहीं चाहता है, तो वो जो किताब है वो संभवतः एक अच्छी किताब कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि जब एक किताब को अपन ने पढ़ा और वो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति भी है और उसको उस किताब में पढ़ने में रुचि भी थी, लेकिन उस किताब को वो दोबारा नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब वो किताब जो है कि अच्छी किताब कहलाने लायक नहीं है। बट लेकिन वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल, लेकिन हम जो लोग हैं वी कैन नॉट कंसिडर, हम मान नहीं सकते द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि एक विशेष व्यक्ति का जो निर्णय है उसको ही हम सही नहीं मान सकते, इनफॉलिबल जो गलत नहीं हो। ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने ऐसा सोच लिया, एक व्यक्ति ने ही बता दिया कि किताब खराब है, ये पढ़ने लायक नहीं है, तो हम केवल एक व्यक्ति के जजमेंट को भी नहीं लागू कर सकते जो गलत नहीं हो। इनफॉलिबल का मतलब जो गलत नहीं हो, तो हम एक व्यक्ति के जजमेंट को भी हम नहीं मान सकते। हमारे लिए बहुत सारे लोगों की राय होना जरूरी है कि हाँ भाई बहुत सारे लोगों ने इस किताब को बेकार बताया। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, यानी कि जो बहुत सारे लोगों का जो ओपिनियन होगा, द ओपिनियन ऑफ मैनी, बहुत सारे जो लोगों का ओपिनियन होगा वही एक किताब को महान बनाता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के जजमेंट ने कह दिया कि खराब है तो हमने उस किताब को महान की जगह खराब करार दे दिया। बहुत सारे लोगों को ओपिनियन देखा जाता है, बहुत सारे लोगों की उसके बारे में पकड़ देखी जाती है कि बहुत सारे लोगों ने उस किताब को खराब पर बताया या सही बताया, तो इसलिए एक व्यक्ति का जजमेंट इस पर लागू नहीं होता। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, फॉर क्योंकि इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, यहाँ तक कि जो महान से महान जो आलोचक होते हैं, महान से महान जो क्रिटिक होते हैं, समालोचक जो होते हैं, आर एप्ट, वो प्रवृत्त होते हैं। एप्ट का मतलब क्या होता है, प्रवृत्त होना, यानी कि उनके अंदर होती है, क्या होती है, टू हैव सर्टेन डलनेस, कुछ ना कुछ तो कमजोरियाँ उसके अंदर भी होती है। ये नहीं है कि सारे जो समालोचक होते हैं बिल्कुल सब चीज़ में पूर्ण होते हैं, नहीं, क्योंकि जो सबसे महान जो आलोचक होते हैं वो भी उनके अंदर भी सर्टेन डलनेस, सर्टेन का मतलब कुछ निश्चित कमजोरियाँ तो उनके अंदर भी होती है। फॉर एग्जाम्पल
कार्लियन कुड नॉट एंडोर ब्राउनिंग। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखो कुछ है, यहाँ पर समालोचकों के नाम लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कार्लियन जो कि एक लेखक था, कुड नॉट एंडोर वो सहन नहीं कर सकता था किसको, ब्राउनिंग को। ब्राउनिंग का मतलब एक लेखक का नाम है, काव्य की रचना करने वाला लेखक था ब्राउनिंग, तो उसको वो सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो मतभेद हो रहे हैं कि कार्लियन जो है वो सहन नहीं कर सकता था किसको, ब्राउनिंग को। ब्राउनिंग भी एक लेखक था काव्य को रचना करने वाला। इसके अलावा बायरन कुड नॉट एंडोर, और जो बायरन जो कि एक लेखक था, कुड नॉट एंडोर वो भी सहन नहीं कर सका सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट यानी कि अंग्रेजी के बहुत बड़े बड़े जो कवि थे उनको भी वो सहन नहीं कर सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक व्यक्ति की जो ओपिनियन है उसको अपन लागू नहीं कर सकते जब तक सभी लोगों का ओपिनियन नहीं देखा जाएगा। बहुत सारे पढ़ने वाले जो रीडर्स होते हैं उनका ओपिनियन नहीं देखा जाता, तब तक हम किसी बुक के बारे में सही या गलत की अवधारणा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो महान आलोचक होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमजोरियाँ होती है। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्ट वर्दी एस्टीमेट ऑफ मैनी बुक्स। आगे क्या कहता है कि एक जो आदमी होता है मस्ट बी मैनी साइडेड, उसको बहुमुखी होना चाहिए। किसके लिए, टू अटर ए ट्रस्ट वर्दी एस्टीमेट ऑफ मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबों का विश्वसनीय मूल्यांकन करने के लिए। यानी कि हम किसी किताब का मूल्यांकन कर रहे हैं, वो भी कैसा मूल्यांकन कर रहा है, ट्रस्ट वर्दी यानी कि विश्वसनीय। यानी कि बहुत सारी जो किताब होती है उनका विश्वसनीय मूल्यांकन करने के लिए एक व्यक्ति को मैनी साइडेड होना चाहिए, यानी कि सब तरीके से देखने वाला होना चाहिए, उसके पास अंदर सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, सारे विषयों को वो ज्ञाता होना चाहिए। क्योंकि भाई जैसे कि मान लीजिए कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है और उससे अपन कहते हैं कि भाई फिजिक्स की बुक को इसको आंकलन करना है कि बुक सही है गलत है, तो उसको क्या पता उस बारे में, वो तो बताएगा गलत ही है। या फिर फिजिक्स वाले को, साइंस वाले को अपन इंग्लिश की बता देते हैं, लिटरेचर की बताते तो वो क्या कहेगा, ये भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को जो मूल्यांकन कर रहा है तो उस व्यक्ति के पास में सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास फिजिक्स का भी नॉलेज हो, साइंस का भी नॉलेज हो, कॉमर्स वगैरह सब का नॉलेज हो, ताकि किताब के बारे में वो विश्वसनीय मूल्यांकन कर सके। मैनी साइडेड होना चाहिए, वो बहुमुखी होना चाहिए। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स। कई बार ऐसा होता है कि एक जो व्यक्ति होता है उसके एक जो सिंगल क्रिटिक होता है उसके जजमेंट पर भी हम डाउट कर सकते हैं, है कि नहीं है। अपन ने यही बात बताई है, क्योंकि जैसे हमने कह दिया कि लिटरेचर वाला जो विद्यार्थी है उससे अपन पूछते हैं साइंस के क्वेश्चन, तो साइंस वाला थोड़ी बताएगा इस चीज़ को। तो इस प्रकार चीज़ें हैं कि वी में डाउट, हम संदेह कर सकते हैं द जजमेंट ऑफ ए सिंगल क्रिटिक, एक समान जो आलोचक होता है उसके, एक अकेला जो आलोचक होता है उसके भी जजमेंट पर अपन संदेह कर सकते हैं। बट लेकिन देयर इज़ नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस। लेकिन यदि अब जनरेशन्स ने यानी कि पीढ़ियों ने अगर कोई जजमेंट दे दिया, पीढ़ियों से अपन देखते हैं कि ये किताब पीढ़ियों से पढ़ी आ रही है, ये किताब बढ़िया है, हर लोग, हर जो बच्चे होते हैं, हर जो रीडर होते हैं उसी किताब को पढ़ते हैं, तो पीढ़ियों से जो जजमेंट निकल के आ रहा है, इस मामले में जो पीढ़ियों से जजमेंट निकल के आ रहा है, देयर इज़ नो डाउट, उस पर कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब वो किताब के बारे में जो निर्णय किया गया है वो बिल्कुल सही है। Even if we cannot at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundreds or years, we may be sure that by trying, by studying it carefully, we shall at least be able to feel the reason of this admiration and praise. अब देखो क्या कहता है, कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छी जो किताब होती है उसके अंदर की जो चीज़ें हम नहीं तलाश पाते। ऐसा होता है कि कई बार एक अच्छी किताब है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको हम पता नहीं लगा पाते, उसको समझ नहीं पाते, और वो किताब जो है उसकी बहुत अच्छी प्रशंसा भी की जा रही होती है, उसकी बहुत ज़्यादा सराहाया भी गया है। ऐसी किताब के बारे में हम कुछ समझ नहीं पा रहे, सालों से हम देखते आ रहे हैं ऐसी चीज़ों को। लेकिन यदि हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, उसे अच्छी तरह से बार बार पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें जिस बात के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी, जिस बात के लिए उसे किताब को सराहा गया था, वो वास्तव में उसके लिए जो काम किया गया था वो वास्तव में ही फील करने लायक था। तो ये बात वो यही कहता है कि ऐसी किताबें होती है जिनके बारे में हमको समझ नहीं आता। हम सोचते तो हैं कि इस किताब को महान कैसे कह दिया, इस किताब में तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं, और हम देखते हैं कि भाई ये किताब की इतनी प्रशंसा क्यों है। लेकिन यदि हम उस किताब को और ट्राई करके पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ें या फिर अपने उसे केयरफुली स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि हाँ भाई इसकी किताब की जो प्रशंसा की गई थी, इस किताब को जो सराहा गया था वो बिल्कुल लॉजिकल है, यानी कि इसको बिल्कुल सही तरीके से बताया गया था। तो यही बात इसने लिखा है, इवन इफ, चाहे से,
वी कैन नॉट एट वंस का मतलब पहली बार में, परसीव का मतलब होता है समझ पाना या देख पाना, एनीथिंग गुड कुछ भी अच्छा, इन ए बुक एक किताब में। कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो लोग होते हैं एक किताब में कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते पहली बार तो, विच हैज़ बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जिसे सैकड़ों सालों से जिस किताब की एडमायर किया जा रहा है, जिस किताब की प्रशंसा सालों से हो रही है, उस किताब की सारी चीज़ें हैं अच्छी जो चीज़ें उनको अपन समझ नहीं पाते पहली बार में। वी मे बी श्योर, तो हम इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं, बाय ट्राइंग कोशिश करने पर, बाय ट्राइंग इट केयरफुली इसके अच्छे से अध्ययन करने पर, वी शैल एट लीस्ट बी एबल हम कम से कम इसमें सक्षम हो जाएंगे, टू फील द रीज़न उस कारण को महसूस करने में, फॉर दिस एडमिरेशन की इस प्रशंसा का जो कौन सा कारण है, एंड प्रेज का मतलब प्रशंसा। तो इसे किताब को क्यों सराहा गया, इस किताब की क्यों प्रशंसा की गई, इसका जो रीज़न है वो हमको पता चल जाएगा जब हम उसकी अच्छे से स्टडी करेंगे, जब इसको हम बार बार पढ़ेंगे तब तो जाके हमको पता पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो किताब है उसको क्यों इतना एडमायर किया गया है। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी के लिए जो सबसे अच्छी जो लाइब्रेरी होती है, सबसे अच्छी जो पुस्तकालय होता है, वुड बी ए लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, वो ऐसा ही पुस्तकालय होता है जिसके अंदर ये सब महान जो रचनाएं होती हैं वो रखी होती हैं। यानी कि जो गरीब जो आदमी होता है उसके लिए सबसे अच्छी लाइब्रेरी कौन सी है, वुड बी ए लाइब्रेरी, कैसी लाइब्रेरी होगी, एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स, जिसमें ऐसी रचनाएं, ऐसी जो महान किताबें हैं उनकी रचनाएं रखी होंगी, ऐसी किताबें रखी होंगी विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, जिसने इस समय की रेखा को, समय की जो परीक्षा है उसको पास की हुई हो। यानी कि उसमें वो महान किताबें होंगी जिसने इस समय की परीक्षा को पास की होगी, तो वो ही जो पुस्तकालय है वो उसके लिए सबसे अच्छे पुस्तकालय होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस देन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग। दिस देन वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड, ये हमारे लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन होगा इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, अध्ययन करने के मामले में यही हमारे लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन होगा। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस, हमें वो किताबें पढ़नी चाहिए। वी शुड रीड ओनली द बुक्स, हमें वही किताबें पढ़नी चाहिए, वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिसे हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। तभी क्या कहता है, लेखक क्या कहता है कि हमें वही किताब पढ़नी चाहिए जिस किताब को हम एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं। नोर शुड वी बाई एनी अदर्स, ना ही दूसरी किताबें खरीदनी चाहिए, अनलेस जब तक वी हैव सम स्पेशल रीज़न फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, जब तक हमारे पास कोई विशेष कारण नहीं हो फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, अपना पैसा ख़राब करने के लिए हमें कोई भी किताब जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए जब तक कि उस किताब के बारे में कोई स्पेशल रीज़न नहीं हो उसको खरीदने का, और हमारा पैसा जो है ख़राब नहीं करना चाहिए। द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन, यानी कि जो दूसरा तथ्य जो अपना ध्यान की डिमांड कर रहा है, ऐसा दूसरा तथ्य जो अटेंशन खींचता है यानी कि ध्यान को खींचता है, इज़ द जनरल करेक्टर ऑफ द वैल्यू, वो उपयोगिता का मुख्य विशेषता है। यानी कि ऐसा दूसरा तथ्य कौन सा है जो अपना ध्यान खींच रहा है, तो वो कौन सी बात है कि मूल्यों की, वैल्यू का मतलब उपयोगिता, कि किताब की जो उपयोगिता होती है उसकी मुख्य विशेषता है कौन सी, दैट लाइज हिडन, जो छिपी होती है विद इन ऑल सच ग्रेट बुक, ऐसी महान किताबों में। यानी कि जो किताबों में वैल्यू छिपी होती है, उपयोगिता छिपी होती है, तो वही तो जिस किताब की उपयोगिता होगी तो वो सीधी सी बात है हमारा ध्यान तो खींचेगी। दे नेवर बिकम ओल्ड, ऐसी किताबें कभी बूढ़ी नहीं होती, कैसी किताबें कभी भी पुरानी नहीं होती हैं। देयर यूथ इज इमोर्टल, उनकी जो युवा अवस्था है वो अमर है, यानी कि वो हमेशा चलती रहेंगी। ए ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कम्प्रहेंड बाई ए यंग मैन एट द फर्स्ट रीडिंग एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे। अब देखो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है कि एक जो महान किताब होती है इज़ नॉट एप्ट, वो प्रवृत्त नहीं होती है, टू बी कम्प्रहेंड का मतलब समझने के योग्य होती है, बाई ए यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति के द्वारा, एट द फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग में ही, एक्सेप्ट के सिवाय, इन ए सुपरफिशियल वे, सुपरफिशियल का एक मतलब होगा सतही तौर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो महान किताब होती है वो पहली युवा व्यक्ति के द्वारा पहली बार में ही समझ में नहीं आती है। कंप्रेंड का मतलब समझना, तो एक जो महान किताब होती है इज नॉट एप्ट टू बी कंप्रेंड, वो समझ में नहीं आती है बाय ए यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति के द्वारा, एट द फर्स्ट रीडिंग, पहली बार में।
पहली बार में जो युवा पर्सन होता है उसको समझ नहीं पाता है, लेकिन वो क्या पर समझ पाता है उसका, एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे। सुपरफिशियल वे का मतलब उसका जो सतही तौर पर जो विवरण होता है वो उसको समझ पाता है। सतही तौर पर मतलब है ऊपर ऊपर की जो चीज़ें, जैसे कहानी कहानी जो चीज़ें आ गई वो तो उसको समझ आ जाएगी। ओनली द सरफेस, यानी कि सतह पर केवल द नैरेटिव इज एब्जॉर्ड। नैरेटिव जो पार्ट होता है, नैरेटिव पार्ट का मतलब ऐसा वर्णनात्मक जो कहानी टाइप में होता है वो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब का मतलब अपने मन में बसला लेता है। एंड एंजॉयड, उसका तो वो आनंद लेता है। यानी कि ऊपरी तौर पर जैसे कहानी जैसे टाइप में होती है वो तो अपने मन में अंदर का समा लेगा, उसका तो बड़ा आनंद ले लेता है। लेकिन जो उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि उसका जैसे कि जो मैन जो फिक्शन नॉन फिक्शनल जो टाइप होता है वो उसको समझ में नहीं आता है। नो यंग मैन कैन पॉसिबल सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। Remember that it has taken humanity in many cases hundreds of years to find out all that there is in such a book। अब देखिए आगे क्या कहता है यहाँ पर कि नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट बुक। यानी कि कोई भी जो युवा व्यक्ति होता है वो एक महान किताब की जो विशेषताएं होती हैं, उसके जो अंदर के जो गुण होते हैं उसको पहली रीडिंग में ही संभवतः है उसको नहीं देख पा सकता। यानी कि एक महान किताब के अंदर जो विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं को एक युवा जो व्यक्ति होता है वो पहली रीडिंग के अंदर, पहले अध्ययन के अंदर उसको सारी चीज़ों को नहीं देख सकता। रिमेंबर दैट, याद रखो, इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी, कि मानवता ने भी कई साल लिए थे, इन मैनी केसेज, बहुत सारे मामलों में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, कई सालों तक, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लगा दिए थे कि ऑल दैट, इन सभी चीज़ों के बारे में, देयर इज इन सच ए बुक, ऐसी महान किताबों के बारे में, कि ऐसी महान किताबों के बारे में मानवता ने भी बहुत सारे मामलों में कई साल लगा दिए थे इस चीज़ों के बारे में, फाइंड आउट ऑल दैट, इन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो याद रखो, इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता ने भी कई साल लिए हैं टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, ऑल दैट, इन सारी चीज़ों को। इन ऑल दैट का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों को मतलब श्रेष्ठता, यानी कि जो गुण आए हैं, कि जो यहाँ पर इतने सारे गुण आए हैं उन गुणों को पता लगाने की, इतनी सारी विशेषताएं जो हैं उन सारी विशेषता को पता लगाने के लिए मानवता ने भी बहुत सारे साल लगा दिए थे। बट अकॉर्डिंग टू ए मैन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग टू हिम। लेकिन अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन जो मानव का जो जीवन का एक्सपीरियंस होता है उसके अनुसार, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब अध्याय जो है, विल अनफोल्ड, वो खोल देगा न्यू मीनिंग्स, नया अर्थ टू हिम, उसके लिए। लेकिन जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मानव का जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसके हिसाब से ही जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं उस पार्ट की जो मीनिंग है वो उसके लिए खुल जाती है। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, वो किताब जो हमें 18 वर्ष की उम्र में प्रसन्न किया करती थी। इफ़ इट विल बी ए गुड बुक, अगर वो अच्छी बुक किताब होगी, अच्छी किताब होगी, विल डिलाइट अस मच मोर, तो हमें और भी ज़्यादा वो प्रसन्न करेगी एट 25 की उम्र में। यानी कि अगर कोई किताब अच्छी होगी ना तो 18 की उम्र में जो किताब हमें अच्छी लगती थी वो किताब 25 की उम्र में हमें और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड इट विल प्रूव, और ये साबित करेगी, लाइक ए न्यू बुक, एक नई किताब की तरह, टू अस, हमें एट द 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 30 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र जब आएगी तब उस समय पर ये हमें एक नई किताब के तौर पर लगने लग जाएगी। जो किताब हमें 18 की उम्र में अच्छी लग रही थी 25 की उम्र में और ज़्यादा अच्छी लगने लग जाएगी। 30 की उम्र आने पर वो किताब हमें नई लगने लग जाएगी। एट 40 और 40 की उम्र में वी शैल री रीड इट, जब हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे, वंडरिंग, तो हमें आश्चर्य होगा, वाई वी नेवर शॉ हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, कि ये कितनी सुंदर थी, पहले तो ऐसी नहीं थी। वाई कि क्यों, वी नेवर शॉ, हमने कभी नहीं देखा, हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, कि इतनी सुंदर थी पहले, कि ये बात तो हमको पहले पता ही नहीं थी। 40 की उम्र में अपन को ऐसा लगेगा कि हम देखेंगे, हमें आश्चर्य होगा कि ये इतनी सुंदर कैसे थी, हमने तो इसको पहले कभी देखा ही नहीं था। एट 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज, या 50 या 60 सालों की उम्र में, द सेम फैक्ट, वही जो तथ्य है, विल रिपीट दैम सेल्फ, अपने आप को रिपीट करेंगे। किताब तो वही रहेगी ना, किताब थोड़ी ना चेंज हुई है। 18 की उम्र में भी किताब वही थी, 25 की उम्र में वही है, 40 की उम्र में वही है, 30 की में वही है, और 50 साल की में वही है। तो 50 साल की उम्र में, 50 या 60 साल की उम्र में, द सेम फैक्ट, वही जो तथ्य हैं, विल रिपीट द दैम सेल्फ, अपने आप को दोबारा से खोलेंगे। एक ग्रेट बुक, एक जो महान किताब होती है,
ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन, वो अनुपात में बढ़ती रहती है टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। किसके लिए? यानी कि जो रीडर्स माइंड मतलब पाठकों का जो दिमाग होता है उसको बढ़ाने के लिए। यानी कि जो महान किताब होती है पाठकों के माइंड को बढ़ाने के लिए उसके अनुपात में लगातार रूप से बढ़ती रहती है। तो अब आप देखते हैं कि जो किताबें हैं, किताब तो एक ही थी, 18 में वही है, 25 में वही है, 35 में वही है, इसके बाद 50 60 सब में किताब वही है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको पढ़ते जाते हैं एक महान किताब का जो रहस्य है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था लेफ्काइडियो हेरेंस के द्वारा लिखा हुआ ये हमारा समाप्त होता है। इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।